नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी भूगोल 10th क्लास समकालीन भारत 2 की कक्षाओं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका गाइड ओजान और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि इस चैप्टर को, इस बुक को कितने कम समय में आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आप पढ़ेंगे और बाकी को आप छोड़ देंगे ताकि आप कम से कम समय में इसे तैयार कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर हमारे सामने जो टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम अध्ययन शुरू करते हैं। पहला हमारा जो 10वीं क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संसाधन और विकास। क्योंकि आप जानते हैं कि आर्थिक भूगोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है और काफी क्वेश्चन यहाँ से लगभग हर साल आते हैं। तो संसाधनों में जो सबसे पहली चीज पढ़नी हमें वो है हमारे संसाधनों के प्रकार, यानी हमारे पास कौन कौन से प्रकार उपलब्ध हैं। संसाधनों के प्रकार के साथ साथ हम ये चीज देखते हैं कि किस प्रकार हमारे अलग जो है सेगमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे संसाधनों का विकास कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में टॉपिक आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ संसाधनों के नियोजन कैसे हैं, यानी भारत में नियोजन क्या है संसाधनों का। इसके पश्चात अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भू संसाधन है। इसमें भू उपयोग तथा भारत में जो भू उपयोग प्रारूप है, जैसा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, वो भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसके साथ आप जा सकते हैं। अगला जो हमारा सेगमेंट है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, यानी कि आप किस प्रकार जो है भूमि का जो अप्रदन हो रहा है उसको आप कैसे संरक्षित कर सकते हैं और किस प्रकार से अप्रदन होता है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन यहाँ प्री में आ चुके हैं। अगला है मृदा संसाधन, जैसा कि लिखा भी हुआ इस पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें मृदाओं का जो वर्गीकरण है यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में, प्री के इस एग्जाम में खासतौर पे, जिसमें सबसे प्रमुख है जलोढ़ मृदा, तत्पश्चात काली मृदा या इसको रेगुर भी कहते हैं, लाल पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। ये जो मृदाओं का वर्गीकरण है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंत में जब आप मृदा पढ़ लेंगे तो पिछले कुछ समय से 2011 के बाद से मृदा अपरदन और उसके संरक्षण उपायों को लेकर कई बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये पार्ट भी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब हम इसके अगले हिस्से पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है वन एवं वन्य जीव संसाधन। एक पर्यावरण भूगोल का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट दे सकता है। तो भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे पास कौन कौन से और उनकी श्रेणियां क्या हैं, इसका हमें लगातार अध्ययन करना है। कौन कौन सी श्रेणियां हमारे पास उपलब्ध हैं। अगला है भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण और उनके प्रकार। भारत में वन और वन्य जीवों के क्या प्रकार हैं और उनका वितरण किस प्रकार है। ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है पर्यावरण में। जनरली इस तरह के जो कानून बनाए गए हैं, जो सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम है, यहाँ से काफी क्वेश्चन जो है वो बन के आ रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगला है भारत में कौन कौन से समुदाय हैं और वन संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो पार्ट है वो यहाँ से अपना बेस लेता है। और जब आप इसको अध्ययन करेंगे तो देखेंगे लाइन बाय लाइन यहाँ से क्वेश्चन उठकर आए हैं, कई बार सीधे सीधे। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर आपको याद होगा 2011 का जब आईएएस प्री का क्वेश्चन था तो भारत में चीता के बारे में पूछा गया था, निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं। इसमें आप देखेंगे एक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉक्स दिया हुआ, उसमें सबसे निचली लाइन है कि 1952 में ही इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से बनकर आ जाता है। आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं इस पे आपको। अगला है जल संसाधन, राइट, वाटर रिसोर्सेज। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। उसमें बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, ये आपको पढ़ना है टॉपिक। और अगला है वर्षा जल संग्रहण तथा जो सूक्ष्म जो सिंचाई की विधियां हैं इसमें दिया हुआ है, उसके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। ये रहा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इससे पहले भी हम एनसीईआरटी में देख चुके हैं, लेकिन इस समय जो एनसीईआरटी का सेगमेंट रहेगा उसमें हमें काफी गहराई से कृषि को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है कृषि के प्रकार को लेकर। तो कृषि के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है निर्वाहन कृषि, उसके बाद है गहन जीविका कृषि, उसके बाद वाणिज्यिक कृषि। 3 प्रकार का हमारे पास इनपुट आता है। और अगला है शस्य प्रारूप, हमारे पास किस प्रकार का जो है वो फसल चक्र प्राप्त करने के प्रारूप हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आ चुका है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत की प्रमुख फसलें, ठीक है, जैसे रबी, खरीफ, जायद, ये भी एग्जाम में आ चुका है। अन्य फसलों के साथ साथ आपको इसमें अखाद्य फसलें जो कि आप कंज्यूम नहीं कर सकते उनके बारे में पढ़ना है। पिछले कुछ समय से प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार को लेकर नया जो है वो क्वेश्चन काफी बन रहे हैं यहाँ पे। तो प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, इसको लेकर आपको इसमें अध्ययन करना है। अगला सेगमेंट है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का टॉपिक आपको अपडेट करना है किस प्रकार, ये मेंस के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है। और एक हमारा जो टॉपिक है वो है काफी इंपॉर्टेंट, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव हो रहा है, दैट इज अ मेंस का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है।
आइए अब अगले हिस्से पे हम चलते हैं और अगले हिस्से पे इसको समझने की कोशिश करते हैं वो क्या क्या है। अगला हमारा टॉपिक है 5th नंबर, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार हम जो है वो एक कमर्शियल उसमें बात करेंगे। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। वहां पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं खनिज क्या होते हैं और उनका वर्गीकरण क्या होता है। ये टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर खनिजों के प्रकार के बारे में अध्ययन करना है कि खनिजों के कौन कौन से प्रकार उपलब्ध हैं, जिसमें लौह खनिज, अलौह खनिज और अधात्विक खनिज, ये तीनों के कैटेगरीज आपको इसका अध्ययन करना है। इसका जो है वो सेगमेंट्स आपको डील करना है। अगला ऊर्जा संसाधन, पहले भी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उनका रिपीटेशन है। लेकिन इसके दो कैटेगरी है, परंपरागत और गैर परंपरागत। खासतौर पे इसमें जो विद्युत ऊर्जा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा संसाधनों का जो संरक्षण है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है। ये बहुत ही कंटेम्प्रोरी के साथ जुड़ता है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको नोट जरूर बनाइए और समाचार पत्रों के साथ इसको लगातार अपडेट करते रहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे हम पहुंचते हैं और हमारा छठा टॉपिक है विनिर्माण उद्योग। किस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमें इफेक्ट करती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इस विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है हमारे लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए औद्योगिक अवस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये मेंस में यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एनसीईआरटी आपको मेंस में भी बड़ी हेल्प कर देती है। इसके बाद पश्चात है कि आपके उद्योगों के वर्गीकरण क्या है, जैसे कृषि आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित उद्योग, उर्वरक, सीमेंट उद्योग, इसके पश्चात मोटर उद्योग और अंत में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। आपको इतने पर ध्यान रखना है क्योंकि यहां से रिपीटेशन करके क्वेश्चन आते हैं। कृषि उद्योग, खनिज उद्योग, उर्वरक, सीमेंट, ये तो खैर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से जो है वो कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसके लिए आप ध्यान रखिए। इससे पहले कि अगर हम बात करें आगे पढ़ने से पहले, एक कंटेम्प्रोरी टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, समसामयिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, यानी कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसको लेकर बातचीत चलेगी। इस पर नई रिपोर्ट्स, इसको पढ़ने के साथ साथ आपको नई रिपोर्ट्स के भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा और यहां से प्री में काफी अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 7 पे हम पहुंचते हैं और 7 के बारे में बात करते हैं। 7th, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी नेशनल जो हमारा सेगमेंट है उसको हम लोग क्या की चीज देखते हैं। एक तो हमारा परिवहन है, तो परिवहन हमारे राष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अवसंरचना का निर्माण करता है। तो पहला हमारा हो गया स्थल परिवहन, दूसरा हमारा रेल परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ये पांचों हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इनके बिना इकोनॉमी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अगला अगर हम बात करें तो संचार सेवाएं यानी कम्युनिकेशन, ये भी एक कनेक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। और थर्ड वन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसमें पर्यटन को लेकर काफी महत्वपूर्ण बात हो रही है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने बोला कि हर व्यक्ति को एक जो है वो कम से कम 15 जगहों पे देश में जाना चाहिए। पर्यटन की संभावनाएं भारत में अपार हैं, रोजगार की समृद्धि के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पर्यटन भारत में एक तरह से कहें तो रोजगार निर्माण और विदेशी मुद्रा प्राप्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये संसार के सबसे बड़े एक तरह से कहें तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो आप इसको जो है जरूर ध्यान दीजिए और इस तरह इसको पढ़िए। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार जो आपके 7 चैप्टर हैं जो काफी बल्कि है, ये आप कम से कम समय में आप इसका अध्ययन कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। दोस्तों आप लोग की इसी मदद के लिए कि इसमें पढ़ने में, खुद से पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बच्चे बहुत परेशान थे और आप देखेंगे कि प्री में इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि जिसने एनसीईआरटी को सही ढंग से बिटवीन द लाइन, बीटीएल जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके साथ अगर इसको अर्थ को समझते हुए कवर कर लिया तो उसको प्री में एडवांटेज लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसी को देखते हुए मात्र 1000 रुपए में मैंने ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किया है उन सभी बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी को पढ़ना, जिनको समझना, उसके नोट्स बनाना, उसको याद रखना, प्री से एसोसिएट करना, जिनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है, 5 से 6 महीने का समय लग जाता है, उसको मात्र 20 से 25 दिनों के अंदर मैं कवर कर रहा हूं।